दोस्तों, प्रधानाध्यापक परीक्षा में सफल शिक्षकों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। पिछले वीडियो में भी इस पर चर्चाएं हुई थी। दोस्तों, परीक्षा परिणाम आने के बाद शिक्षकों में काफ़ी खुशी व्याप्त है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी सफलता उनको प्राप्त हुई है। लेकिन इससे जुड़े अनेक सवाल भी उत्पन्न हो रहे हैं और इस तरह के सवाल उठने लाजमी भी हैं। बहुत से सवालों का तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर आपको उत्तर दिया भी है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो सार्वजनिक स्तर पर रखने जरूरी हैं ताकि सभी शिक्षकों तक ये सवाल पहुँचे और उसका एक सार्थक हल पहुँचे। मैं आज अपने इस वीडियो में इन्हीं सवालों के साथ उपस्थित हूँ और इसका एक एक करके आपके बीच में एक सार्थक उत्तर देने का प्रयास भी करूँगा। दोस्तों, मैं उन शिक्षकों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपनी सफलता का जो श्रेय है उसका एक कोना मुझे भी बनाया है, जिन्होंने कहा है कि आपके मार्गदर्शन और आपकी तैयारी कराने के चलते आज मुझे सफलता में एक सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं आपको बता नहीं सकता, दिल से शुक्रिया है। दोस्तों, चलिए सवालों को रखता हूँ और फिर उसका जवाब ढूंढता हूँ। लेकिन चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि सभी शिक्षकों को इसका उत्तर मिल सके जो प्रश्न मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। पहला प्रश्न है दोस्तों, वह एक पुराने नियोजित शिक्षक के द्वारा पूछा गया है और ये उनका पर्सनल प्रश्न नहीं हो सकता। ये सभी पुराने नियोजित शिक्षकों के लिए ये प्रश्न लागू होते हैं। देखिए, उनका प्रश्न है कि प्रोन्नति के बाद मेरा 33,120 मूल वेतन हो गया है और जिन्हें भी प्रोन्नति मिल गई होगी उन सबका यही स्थिति है। बहुत मिलने की स्थिति में है जिनका, और वो प्रधान शिक्षक भी बन गए हैं। वो क्या बोलते हैं आगे मैं बताता हूँ कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद इसमें और बढ़ोतरी होगी क्योंकि एक स्लैब आगे मिलेगा। प्रधान शिक्षक का रिजल्ट आ चुका है, क्या बेहतर होगा मेरे लिए, विशिष्ट शिक्षक बनना या प्रधान शिक्षक बनना। दूसरा जो प्रश्न है वह है कि प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 है, क्या इसमें बढ़ोतरी होगी। तो उसी सवाल से जुड़ा हुआ ये भी प्रश्न उत्पन्न होता है, इसका भी मैं आपके बीच सार्थक उत्तर रखने का प्रयास करूंगा। उसके बाद EWS से जुड़ा हुआ बहुत एक इशू बन गया है दोस्तों। क्यों बन गया है? क्योंकि EWS का जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 40% था ओवरऑल का, और जब कट ऑफ आया, रिजल्ट आया, उसमें मेल और फीमेल का जो कट ऑफ रखा गया 48 रखा गया है, जो 40% से काफ़ी नीचे हो जा रहा है, 33% के करीब हो जा रहा है। तो आप इस तरह के सवाल आपके मन में उठने लाजमी है, आप उठा रहे हैं। इसमें एक सवाल है कि EWS फीमेल हूँ मैं, उनका ये सवाल है, 55 मेरा नंबर है, तो रिजल्ट नहीं हुआ, अब क्या करें। तो एक पुरुष शिक्षक हैं, वो भी EWS से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि मैं EWS से जुड़ा हुआ हूँ, आंसर की में 70 से अधिक नंबर आ रहे हैं, फिर भी रिजल्ट में मेरा नाम नहीं है, इसके लिए वो क्या करें। अगला प्रश्न है कि काउंसलिंग की तिथि क्या होगी। तो अगला जो प्रश्न है वो है कि किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी जब वो काउंसलिंग के लिए जाएंगे। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी शिक्षकों के लिए जिन्होंने DLED NIOS से किया है। उनके मन में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि वो एक जगह पोस्टेड है और जब एक नई नियुक्ति है, प्रधान शिक्षक तो एक नई नियुक्ति है, और नई नियुक्ति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रधान शिक्षक की परीक्षा इससे पहले नहीं हुई। यह अलग बात है कि इसके लिए आपसे पहले
एक अनुभव लिया गया है। तो उनके मन में ये सवाल हो रहा है कि वो चले जाएंगे और आगे जा कर के ऐसा न हो कि उनकी नियुक्ति रद्द हो जाए। जिस तरह से आज जो विद्यालय अध्यापक हैं, जो बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षक हैं, वो जब बहाल हो गए हैं और तरह तरह के छोटे छोटे क्लू में वो पकड़े जा रहे हैं और उनकी सेवा समाप्त कर दी जा रही है। तो इस तरह के प्रश्न उठने उनके लाजमी होते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या सेवा निरंतरता मिलेगा। ये भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बीएड योग्यताधारी वाले भी प्रश्न कर रहे हैं कि वो बीएड उनका योग्यता है और वो प्रधान शिक्षक बनेंगे। प्रधान शिक्षक पूरी तरह से 1 to 5 के लिए, तो क्या उनको जाना बेहतर होगा कि आगे जाकर के वो भी कहीं फंस न जाए। और अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण 6 to 8 के शिक्षकों के लिए कि 6 to 8 के शिक्षक ये प्रश्न कर रहे हैं कि वो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं और एक तरफ प्रधान शिक्षक का भी उनका रिजल्ट आ गया है, तो वो 6 to 8 के शिक्षक बने या फिर 1 to 5 के प्रधान शिक्षक बने। तो चलिए अब एक एक करके प्रश्न का उत्तर मैं आपके बीच में रखता हूँ। और सबसे पहले रखता हूँ ये 6 to 8 का जो मैटर है, ये जो शिक्षक प्रश्न किए हैं और लगातार उनके मन में ये उठ भी रहा है कि कहाँ वो 6 to 8 के शिक्षक स्नातक योग्यताधारी शिक्षक हैं और कहाँ 1 to 5 के वो प्रधान शिक्षक बनेंगे। तो उनका जो कैटेगरी है, जो पद का, वो कहीं नीचे न गिर जाए, वो अपने आप से न्याय नहीं कर पा रहे। मैं आपको बता दूं कि आप एक तरफ आप समझ जाइए, आप देखते होंगे कि कोई केंद्र में मिनिस्टर होता है और जब उसे एक राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की बात होती है तो वो दौड़ करके उसको ग्रैब करता है। तो बस वही मैटर है यहाँ। आप 6 to 8 के शिक्षक हैं, लेकिन वहाँ आप एक शिक्षक हैं, एक सहायक हैं, लेकिन यहाँ आप एक विद्यालय के प्रधान हो रहे हैं। दूसरा, जो 6 to 8 के शिक्षक हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी सक्षमता उत्तीर्ण भी हैं तो उतनी नहीं होगी जितनी फिलहाल अभी 30,500 ही को आधार माने। इस पर भी चर्चा मैं करूंगा आगे। तो उतना पहुंच नहीं रहा है, तो आप बेझिझक आप जा करके प्रधान शिक्षक ज्वाइन कीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं और वो पुराने नियोजित शिक्षक के ऊपर जो प्रश्न मैंने रखा था, सबसे पहले रखा था, वो मैं रख रहा हूँ यहाँ पर। उनका प्रोन्नति के बाद 33,120 मूल वेतन हो गया है और जब वो सक्षमता उत्तीर्ण भी हैं और उसमें जाएंगे तो नेक्स्ट स्लैब में चल जाएंगे तो और बढ़ोतरी हो जाएगी। और यहाँ 30,500 है प्रधान शिक्षक का, तो लगभग 5,000 रुपये का ओवरऑल उनको नुकसान हो रहा है, वो ये देख रहे हैं। तो उनके मन में सवाल उठ रहा है कि प्रधान शिक्षक बनने से तो तरह तरह की समस्याएं भी आएंगी, बहुत सी जवाबदेही भी बनेगी, तो क्यों वो ज्वाइन करें। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले ज्वाइन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप प्रधान बनिएगा। जब आप एक शिक्षक रहिएगा तो आप निश्चित एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक है, 1 to 5 के शिक्षक है, तभी आपका इतना मूल वेतन है। तो आप जब किसी भी विद्यालय में योगदान करेंगे विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, अगर प्राथमिक विद्यालय में ज्वाइन करते हैं तो आप उनके अंडर में काम करेंगे। किनके अंडर में? प्रधान शिक्षक के अंडर में। तो आप अंडर में अगर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा। लेकिन अगला सवाल जो मैं लेकर के आ रहा हूँ उसके ऊपर आपका जवाब बेहतरीन छुपा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं 2022 की यह वैकेंसी है, 30,500 मूल वेतन, लेकिन उसके बाद जब इसको रिशेड्यूल किया गया, पब्लिक डोमेन में रखा गया हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद, और जब ये नया एडवर्टाइजमेंट आया तो उसमें नीचे ये मेंशन था दोस्तों, और बहुत ये व्हाट्सएप पर चल भी रहा है,
आप देख भी रहे हैं कि जो प्रधान शिक्षक का वेतन का निर्धारण होगा वो वित्त विभाग के परामर्श के बाद सरकार निर्धारित करेगी। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि 30,500 वेतन नहीं रहने जा रहा है, 35,000 मिनिमम और मैक्सिमम 40,000 होने का एकदम प्रबल संभावना है। और अगर आप ज्वाइन नहीं कीजिएगा ना तो आप बहुत ही अफसोस कीजिएगा, ये आप जान लीजिए। तो जो प्रश्न उठ रहा है कि नियोजित रहूं, विशिष्ट बनूं या प्रधान बनूं, तो आपके पास अगर ये तीनों ऑप्शन है तो मेरा कहना है कि आप प्रधान बनिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। बीपीएससी का टैग लगेगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। कमीशन से आप जाएंगे, इज्जत प्रतिष्ठा आपको ज़्यादा मिलेगा और आप पैसे कमाने की जो समय था वो तो ठीक है, हमेशा पैसे की आवश्यकता पड़ती है, अब थोड़ा इज्जत भी कमाइए और वो आपको प्रधान शिक्षक बन करके ज़्यादा मिलेगा जब आप एक विद्यालय का कायाकल्प कर देंगे, आप एक नए जोश से जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जो ईडब्ल्यूएस पर सवाल उठ रहे हैं कि 40% क्वालिफाइंग मार्क्स था, उस तरह से 60 मार्क्स होना चाहिए था, लेकिन 48 मार्क्स आ रहे हैं कट ऑफ रिजल्ट में, ये कैसे? मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं टंकन भूल है और ये टंकन भूल बहुत जल्द सुधार दिया जाएगा। और आपको मैं ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बीपीएससी के ईमेल पर बहुत सारे मेल पहुँच भी चुके हैं और पहुँच भी रहे हैं, किसको क्लियर करें, और बहुत जल्द आप देखिएगा इसमें सुधार होगा। जो 48 है ना वो 58 में आ जाएगा, निश्चित ही ऐसा होगा, ऐसा इसमें जरूर संशोधन होगा और बीपीएससी से क्लियर भी करेगी। तो आप इसको अन्यथा न लें। उसके बाद आते हैं वो जो असफल शिक्षक हुए हैं अच्छे मार्क्स ला करके, उनके सवाल पर। एक फीमेल शिक्षक का जो सवाल मैंने आपके बीच रखा कि ईडब्ल्यूएस फीमेल 55 है और फिर भी रिजल्ट में नाम नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने बात आपके बीच में रखा कि 58, दोस्तों 58 की संभावना है और 58 के ही चलते आपका रिजल्ट नहीं है। एक ये महत्वपूर्ण बात मैं आपके लिए बोल रहा हूं। और जो एक पुरुष शिक्षक बोल रहे हैं कि मैं ईडब्ल्यूएस मेल में हूं और लास्ट आंसर की में 70 से अधिक नंबर आ रहे हैं और फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं है, जबकि इनका रिजल्ट जनरल में होना चाहिए था, क्योंकि 67 जनरल का कट ऑफ है। और ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस के इनके लिए ही नहीं है, सभी कैटेगरी में ऐसे बहुत से शिक्षक होंगे जिनका तो नंबर अच्छा है लेकिन रिजल्ट नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके साथ कोई टेक्निकल एरर है, आप उसको अच्छी तरह से जांच लीजिए, समझ लीजिए। और अगर ये भी नहीं है तो आप बीपीएससी के ईमेल पर मेल कर दें कि मेरे साथ आखिर क्या परेशानी हुई है, जरूर आपको आंसर मिलेगा। आप बीपीएससी के कार्यालय में भी जा करके आप इस तरह के प्रश्नों को रख सकते हैं, वहाँ से भी उत्तर मिलने की संभावना है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, काउंसलिंग कब तक? दोस्तों निश्चित जान लीजिए कि काउंसलिंग में आपको ज़्यादा समय नहीं लगने जा रहा। मैक्सिमम मेरे समझ से 15 तारीख के बाद आपके बीच ये सभी बातें साफ हो जाएंगी कि आपका काउंसलिंग कैसे होगा, कहाँ होगा, डिस्ट्रिक्ट भी जो सिस्टम है वो क्लियर हो जाएगा। ये बहुत सी चीज़ें साफ हो जाएगी और आपके सामने पूरा शेड्यूल आ जाएगा। काउंसलिंग कब, आपका किस तरह से आपको जिला अलॉट किया जाएगा, ये सभी चीज़ें साफ हो जाएगी। अब डॉक्यूमेंट्स पर आते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप बोल रहे हैं, आपके जो सवाल आ रहे हैं, मैं ये भी बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स जो है दोस्तों, जो भी आपने अपलोड किया है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सुरक्षित रख लेने हैं। दो कम से कम उसके कॉपी आपको कर लेना है,
फोटोकॉपी करवा करके रखें, उस पर अभी प्रमाणित कर लें। आपका एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी है। आप बहुत से ऐसे सवाल भी आए मेरे सामने कि एडमिट कार्ड खो गया है, क्या करें। आप खोजिए, कहीं आपने उसको शेयर किया होगा, कहीं आपने उसे सुरक्षित रखा होगा फ़ोटो खींच करके, तो उन सभी जगह से आप निकलवा लें, वो भी चलेगा, वो भी मान्य होगा। देखिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में उस पर सिग्नेचर होता है, इसलिए आपको तो वो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाइएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किया वो सभी रख लेंगे, एडमिट कार्ड रख लेंगे, आधार रख लेंगे, फ़ोटो जो उसमें अपलोड किया था आपने वो फ़ोटो रख लेंगे। तो इस तरह से पूरी तैयारी करके रखें ताकि आपको किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। अब आते हैं NIOS DLED पर और B.Ed योग्यताधारी जो हैं उन दोनों पर बात करते हैं। देखिए, इनका सवाल है कि मैं DLED NIOS से हूँ और जिस तरह से ये मामला कोर्ट में था और उसको लेकर के कहीं हटा ना दिया जाए मुझे। तो देखिए, आप जब इस फॉर्म को फिल किए थे तो आपने 8 साल का एक्सपीरियंस दिया है और ये जो भी चीज़ें आई हैं ये पूर्व के जो बहाल जो शिक्षक हैं उनके पर नहीं है ये लागू होता, ये नए पर आधारित है। जो नए बहाल होंगे वो इससे नहीं होंगे। यही मामला B.Ed योग्यताधारियों के लिए भी है। आपने 8 साल का एक्सपीरियंस दिया है, इसलिए आप ये मत घबराइए कि आप इसमें छट जाएंगे, आगे जा कर के BPSC शिक्षकों वाला हाल होगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, आप बेझिझक ज्वाइन कीजिए। तो ये आपके सवालों के जवाब थे। मुझे उम्मीद है आपके सभी प्रश्नों का मैंने सार्थक उत्तर आपके बीच में रखा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। एक बार फिर मैं कहूँगा, शेयर जरूर कर देंगे ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके।